हेलो दोस्तों, मैं रस राजपूत आपके समक्ष पुनः उपस्थित हूँ आपके अपने YouTube चैनल सक्षम इंस्टीट्यूट 360 डिग्री में। दोस्तों, जैसा कि मैं आप सभी के लिए एसएससी जीडी, यूपी कांस्टेबल या अन्य कोई भी आपका वनडे एग्जाम है उसके लिए ब्रह्मास्त्र सीरीज चला रहा हूँ दोस्तों। तो उसी के लिए मैंने आपको पार्ट 3 तक ब्रह्मास्त्र सीरीज करा दिया था, जो कि 2 भाग में थी। ठीक है, तो आज आपके लिए जो ब्रह्मास्त्र सीरीज है वो पार्ट 4 है, जो कि 5 क्वेश्चन को कंटेन करती है। ठीक है दोस्तों, तो पहला जो क्वेश्चन है आपके लिए वो देखिए एग्जाम में आपके पूछा जा चुका है, उसी से रिलेटेड मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बताता जाऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो पहला है भारत के संविधान का अनुच्छेद यानी आर्टिकल डैश बताता है कि राज्य भारत के पूरे क्षेत्र में नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता, ठीक है, समान कॉमन सिविल कोड, ठीक है, तो समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा। तो देखिए ये बात जो आपकी कही गई समान नागरिक संहिता की, वो आपकी कही गई आर्टिकल यानी अनुच्छेद 44 में। पहले तो इसको नोट कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, अब ये अनुच्छेद 44 जो है आपका क्या है, ये आपका किस में आता है, डीपीएसपी यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में आता है, नीति निर्देशक तत्व में आता है। ठीक है दोस्तों, एक तो ये बात हो गई। ये जो इसमें अगर देखा जाए डीपीएसपी कितने आर्टिकल के बीच है, तो अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल 36 से 51 तक ये है आपके। ठीक है, 36 से 51 तक क्या है आपके, राज्य के नीति निर्देशक तत्व है दोस्तों। ठीक है, अच्छा इतना मैंने आपको लगभग थोड़ा थोड़ा इसमें बता दिया। अच्छा, इससे रिलेटेड वो तो अलग चीज होगी। अब देखिए आपको मौलिक अधिकार से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। मौलिक अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों बन जाता है यहां से। इसलिए देखिए अनुच्छेद 12 से 35, देखिए 12 से 35 जो है आपका क्या है, आपके फंडामेंटल राइट्स यानी कि मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, 12 से 35 में मौलिक अधिकार है और 36 से 51 में क्या होता है, डीपीएसपी। डीपीएसपी यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व का मतलब वो होते हैं जो राज्य के लिए बाध्य नहीं होते हैं, लेकिन वो कल्याणकारी कार्य होते हैं, जो क्या होता है कि राज्य जो करने के लिए जिसको करना चाहिए, ऐसे समझिए कि कोई एक आइडियल स्टेज हुई जिसको हर व्यक्ति को करना चाहिए, बट जरूरी नहीं कि वो अगर वो नहीं करता तो उसको दंड दिया जाए, इस तरीके से समझिए। तो राज्य अपने स्टेट यानी अपने लोगों की सुविधा के लिए जो कल्याणकारी कार्य करेगा और जो बाध्य नहीं है करने के लिए, ये भी बात है, वो क्या है आपके डीपीएसपी यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। वहीं पर 12 से 35 जो है आपके मौलिक अधिकार के विषय में बताता है। ठीक, तो फंडामेंटल राइट्स में देखिए अनुच्छेद 12 से 35 में, 12 से 35 में मौलिक अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट्स से संबंधित मूल संविधान में मौलिक अधिकारों से संबंधित क्या है, 7 वर्गीकरण थे। स्टार्टिंग में देखा जाए तो जब हमारा संविधान बना था उसमें क्या था कि हमारे जो मौलिक अधिकार थे उसमें 7 भाग थे, 7 वर्गीकरण थे आपके। और लेकिन बाद में क्या होता है कि संपत्ति का मौलिक अधिकार था यानी कि राइट टू प्रॉपर्टी, इसको हटा दिया गया। ठीक है, तो पहले ये जो था वो आपका आर्टिकल 31 में, समझिएगा अनुच्छेद 31 में, चाहे आप नोट कर सकते हैं, अनुच्छेद 31 में क्या था, आपका संपत्ति का मौलिक अधिकार था। लेकिन बाद में क्या हुआ कि इसको संपत्ति के मौलिक अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा करके संपत्ति का विधिक अधिकार बना दिया गया और इसको 300A यानी कि अनुच्छेद 300A के अंतर्गत रख दिया गया। और जो संशोधन हुआ था वो हुआ था आपका 44वां संविधान संशोधन। अगर देखा जाए तो क्या हुआ, जो संपत्ति का मौलिक अधिकार है, ठीक है, इसमें क्या हुआ था, इधर ले लीजिए, इसको इधर से देखिए। ठीक है, वो क्या हुआ था, आर्टिकल 300A में, और यही संशोधन जो था आपका संविधान संशोधन अमेंडमेंट, वो 44th अमेंडमेंट के तहत क्या कर दिया गया था, संपत्ति का विधिक अधिकार बना दिया गया। विधिक अधिकार समझ रहे हैं, अधिकार यानी कि मौलिक अधिकार क्या है आपके, अगर आपका कोई भी व्यक्ति मौलिक अधिकारों का हनन करता है तो आप क्या कर सकते हो, आप सीधे डायरेक्ट कोर्ट जा सकते हो। लेकिन अगर संपत्ति का विधिक अधिकार यानी कि विधिक अधिकार है तो उसमें ये होता है कि अगर सरकार ने कोई प्रावधान किया है, कोई कानून बनाया है कि नहीं, हमें जैसे कि इस क्षेत्र से
मान लीजिए सड़क ले जानी, जैसे आपने देखा होगा हाईवे वगैरह पास होता है तो वहां क्या होता है कि लोगों की जमीन जाती है तो सरकार उसका हर्जाना देती है। तो ये कानून है कि आपको उसका हर्जाना देना है कुछ ना कुछ, तब आप उसकी क्या करेंगे, उसका खेत वगैरह ले सकते हो। तो अगर सरकार आपको मान लीजिए हाईवे पास हो रहा पैसा नहीं देती तो आप कोर्ट जा सकते हो। यानी कि संपत्ति का विधिगत अधिकार क्या हुआ कि अगर कानून है तो आप उसको फॉलो करके कोर्ट तक जा सकते हो। अगर कानून नहीं बना, यानी कि अगर सरकार को हाईवे पास करना है समझिएगा किसी से, और आप कहो कि मुझे नहीं बेचनी, जमीन नहीं बेचनी, तो वहां पर क्या कानून है कि आपको सरकार हर्जाना देगी बट आपको हटना पड़ेगा, आपको जमीन देनी पड़ेगी। किसके लिए? राज्य की भलाई के लिए, ताकि वहां से हाईवे पास हो सके या कोई ब्रिज बन सके। ठीक है, तो वो हो गया आपका संपत्ति का विधिक अधिकार। यानी कि संपत्ति के विधिक अधिकार में आप डायरेक्ट कोर्ट नहीं जा पाओगे, पहले कानून देखा जाएगा। ठीक है, तो ये होता है। तो इस अनुच्छेद 300A और 42वां संविधान संशोधन के तहत संपत्ति का जो आपका मौलिक अधिकार था वो क्या था, वो अब संपत्ति का विधिक अधिकार बना दिया गया। ठीक है, इतना तो आप समझ लीजिए। अब देखिए, क्योंकि क्या होता है शुरू में क्या था कि जब संपत्ति का जो अधिकार था वो आपका मौलिक अधिकार था, तो जब भी इस तरीके के कार्य होते थे, मान लीजिए कोई भी जमीन सरकार ले रही है राज्य की भलाई के लिए, कुछ व्यवस्था करने के लिए, तो लोग क्या करते थे, जानते थे कि ये तो क्या है आपका मौलिक अधिकार है, तो फटाक से क्या करते थे, कोर्ट चले जाते थे। तो पूरा कार्य जो था आपका वो अस्त व्यस्त हो जाता था, रुक जाता था। फिर सरकार ने सफाई देती थी, तो उसमें फिर सरकार ने सोचा उस टाइम कि यार ऐसे काम नहीं बनेगा, तो ऐसा क्या करते हैं हम लोग, क्या करें कि संपत्ति का सीधे विधिक अधिकार बना देते हैं। संपत्ति को जो मौलिक अधिकार है उसको अब विधिक अधिकार बना देते हैं। तो उसके लिए फिर बाद में व्यवस्था की गई। ठीक है, अच्छा अब आते हैं, देखिए अब आपके मौलिक अधिकार के कितने वर्गीकरण हो गए, अब हो गए आपके वर्गीकरण, देखा जाए तो 6 वर्गीकरण हो गए। ठीक, ये आपके 6 वर्गीकरण हो गए, जो कि पहले क्या थे, 7 थे। यानी कि देखिए, समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, अल्पसंख्यकों के संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, इसको आप समझ लीजिए। अब ये 6, इसी में एक 7वां था जो था आपका संपत्ति का मौलिक अधिकार, उसको हटा दिया गया। तो अब इसमें कितने, 6। तो समता का अधिकार आपका किसमें, अनुच्छेद 14 से 18 में। ठीक, 14 से 18, इसको सही से नोट कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, इससे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है सीधे सीधे। ठीक, आपका जो दूसरा है वो अनुच्छेद 19 से 22। ठीक, इसको भी नोट कर लीजिए। शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है, यानी शोषण, यानी कि जब किसी व्यक्ति का क्या होता है, शोषण होता है, बच्चों का हो रहा, एक्सप्लॉइट हो रहा, यानी कि उसको खादानों में कार्य कराया जा रहा है या किसी से क्या बंधुआ मजदूरी कराई जा रही है, तो उसमें क्या है, शोषण के विरुद्ध अधिकार आता है। वो आर्टिकल आपके 23 और 24 में। ठीक, 23 और 24, और 19, 20, 21, 22 यानी कि आपका क्या हो गया, स्वतंत्रता का अधिकार, और 14, 15, 16, 17, 18 इसमें क्या, समता का अधिकार। ठीक, यानी कि समता माने इक्वालिटी, इक्वालिटी की जब भी कोई भी बात उठती, इक्वालिटी किसी के साथ में क्या हो रहा है, समता नहीं दिखा जा रही, इक्वालिटी नहीं दिखा जा रही, भेदभाव किया जा रहा है, तो आप क्या होगा, वो आपका समता का अधिकार होगा। स्वतंत्रता यानी कि फ्रीडम की बात होती है इसमें। ठीक, फ्रीडम की बात होती है, फ्रीडम, जैसे आपको कहीं भी फ्रीडम, कहीं आने जाने की स्वतंत्रता होती है, हमारा राज्य देता है पब्लिक प्लेस पर। लेकिन अगर कोई आपकी स्वतंत्रता को बात करता है, आपके साथ गड़बड़ करता है, भेदभाव करता है, ऊंच नीच जो भी करता है, तो आप इस अनुच्छेद के तहत आप कोर्ट जा सकते हो। उसी तरीके शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध मैंने आपको बताया, अगर कोई व्यक्ति एक्सप्लॉइट करता है बच्चों का भी और बड़ों का, बंधुआ मजदूरी के रूप में बच्चे हो गए आपके, मान लीजिए 14 या 15 साल तक के बच्चों को अगर आप खादानों में लगा रहे हो, कारखानों में लगा रहे हो, हैवी, जहां पर बड़े प्रॉब्लम्स होती हैं, तो वहां पर ये आप अनुच्छेद के तहत कोर्ट जा सकते हो। एक्सप्लॉइट जैसे मैं लिख दे रहा हूं। ठीक है, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, यानी कि धर्म, किसी भी आप किस धर्म को मान रहे हो उसके लिए व्यवस्था कर सकते हो। ठीक है, तो 25, 26, 27 धर्म से रिलेटेड अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता तो वो आर्टिकल 25 से 28 के बीच है। इसी तरीके से अल्पसंख्यक यानी कि माइनॉरिटी, जितनी भी हमारे यहाँ माइनॉरिटी कौन कौन सी है, एससी हो गए। ठीक है, इस तरीके समझिए, यानी कि अगर धर्म देखा जाए तो कौन कौन से माइनॉरिटी में आते हैं, आपके बौद्ध हो गए, जैन धर्म हो गए, ठीक, इसी तरीके ईसाई भी हो गए। ठीक है, और यहाँ तक कि मुस्लिम धर्म को भी आप क्या कहते हो, आप उसको माइनॉरिटी बोलते हो, उनको प्रॉपर राइट्स दिए गए हैं। पारसी हो गए हमारे यहाँ। ठीक है, तो इस तरीके से 6 है लगभग। ठीक है, ओके, तो आपका ये हो गया अल्पसंख्यकों की संस्कृति और शिक्षा। ठीक, उनके लिए उनको राइट्स होते हैं, उनके हनन पर। ये कौन सा आर्टिकल है, ये आपका है अनुच्छेद
29 और 30, ठीक, अनुच्छेद 29 से 30 या 29-30, ठीक है। इसके बाद संवैधानिक उपचारों का अधिकार यानी कि राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, इस तरीके से समझिए, ठीक है। तो ये कौन सा आर्टिकल हो गया आपका, आर्टिकल यानी अनुच्छेद, अनुच्छेद आपका हो गया, ये प्रॉपर है आपका 31 से 35, ठीक, इसको आप समझ लीजिए ध्यान से लिख लीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों बनता है, कहीं से भी आपको पूछ लिया जाएगा कि शोषण के विरुद्ध अधिकार आर्टिकल दे दिया जाएगा तो आपको 23 और 24 में ही लगाना है, ठीक है दोस्तों। इस तरीके से इसको नोट कर लीजिएगा। आपको मैंने मौलिक अधिकार के 6 वर्गीकरण बता दिए, 7 थे, कैसे वो हटे वो भी मैंने आपको बता दिया। और जब वो 7वां हटा यानी कि संपत्ति का मौलिक अधिकार जब विधिक अधिकार बना, आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि संपत्ति का जो अधिकार है वो किसमें आता है, क्वेश्चन ऑप्शन दे देंगे किस आपका क्या कहते हैं विधिक अधिकार ऑप्शन दे देंगे, आपको मौलिक अधिकार दे देंगे या किसी और 2 ऑप्शन दे देंगे, तो आपको किसमें लगाना है, विधिक अधिकार यानी कि लॉ, ठीक है, कानून है, ठीक। तो आप अपनी संपत्ति का जो है ऑब्जेक्शन कहां कर सकते हो, कोर्ट में कर सकते हो। अगर कानून नहीं बना है तो आप नहीं कर सकते, ये होता है। और मौलिक अधिकार में ऐसा नहीं चलता है, मौलिक अधिकार जैसे हैं आपको वैसे ही मानना पड़ेगा सभी को, और उसके लिए आप कोर्ट भी जा सकते हो, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए। ओके दोस्तों, जो आपका सेकंड क्वेश्चन है दोस्तों, वो आपकी टेबल है, कुछ इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं जो कि आपकी वनस्पति विज्ञान की शाखा है। इसको जो है मेन जो मुझे लगा वो मैं आपको टेबल के रूप में बता दे रहा हूं, इसको एज इट इज रट लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। तो घास विज्ञान का अध्ययन क्या कहलाता है, इसको हिंदी में लिखे तो एग्रोस्टोलॉजी, स्टोलॉजी टा है लॉजी, ठीक है, एग्रोस्टोलॉजी ला है, ठीक है, एग्रोस्टोलॉजी। आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं घास विज्ञान का अध्ययन क्या कहलाता है, तो आपको लिखना पड़ेगा एग्रोस्टोलॉजी, उसमें आपको टिक लगाना होगा, ठीक है। इसी तरीके से शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है, एल्गोलॉजी, एल्गोलॉजी। फटाक से नोट करिए जल्दी जल्दी क्योंकि वीडियो बड़ा बन जाता है। पुष्पों का अध्ययन एंथोलॉजी, ठीक है, पुष्पों का अध्ययन होगा आपका एंथोलॉजी। और इसी तरीके से आपका है कवकों का अध्ययन तो होगा आपका माइकोलॉजी, माइकोलॉजी, ठीक है, इसको लिख लीजिए। फिर आपका सूक्ष्म जीवों का अध्ययन तो माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन पूछ लिया था सीधे सीधे। लाइकेंस का अध्ययन, लाइकेंस का अध्ययन जो है आपका वो कहलाता है लाइकेनोलॉजी, लाइकेंस जान गए आप, लाइकेनोलॉजी। लाइकेन क्या होता है, लाइकेन जो होता है आपका, लाइकेन वो आपका होता है जो आपका एल्गी यानी शैवाल प्लस कवक का क्या होता है, लाइकेन में शैवाल और कवक दोनों को मतलब कि गिना जाता है, ठीक है। और लाइकेन क्या होता है, ये वायु प्रदूषण आपको बताता है, प्रदूषण बताता है। अगर आपके वायुमंडल में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, इसलिए लिख लीजिए वायु प्रदूषण के बारे में बताता है, ये तो ये ले लेंगे है। और यानी कि जिस क्षेत्र में खास तौर से सल्फर, सल्फर आपकी होगी, ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड होती है, तो सल्फर की मात्रा जहां ज्यादा होती है, ज्यादा होगी, वहां पर क्या होगा, जो आपके लाइकेन है वो लाइकेन नहीं होंगे, ऐसे समझिए, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ लिया था कि लाइकेन्स किस चीज का सूचक है, तो वायु प्रदूषण का। ये क्वेश्चन आया हुआ है और एक बार नहीं न जाने कितनी बार, ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए। अच्छा, लाइकेन्स का अध्ययन हो गया। इसी तरीके से आप आ जाइए, कृत्रिम जीन्स का निर्माण हुआ, स्थानांतरण का अध्ययन, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम लोग कृत्रिम जीन्स की जब बात होती है तो वो आपको होता है जेनेटिक इंजीनियरिंग, ये तो आपने सुना होगा, जेनेटिक इंजीनियरिंग, ठीक है। यानी कि जीन्स आपने इस तरीके से पेड़ पौधों में डाल दिए कि पता लगा कि उसमें किसी किसी में आपने देखा होगा बीज ही नहीं हो रहा है, बीज बहुत छोटा है और फल बहुत है, तो ये सब क्या है, जीन्स की तरीके से। सबसे पहले जो आपका जो बीटी ब्रिंजल था, ठीक है, बैगन पर सबसे पहले आपका क्या है, देखा जाए भारत में तो सबसे पहले जो आपकी जेनेटिक इंजीनियरिंग का प्रयोग किया गया था वो किस पर किया गया था, बीटी ब्रिंजल, BRI, ठीक है। इसको याद कर लीजिएगा कि इस पर बैगन
बैगन जो आपका होता है ना सब्जी, उस पर सबसे पहले जेनेटिक इंजीनियरिंग का प्रयोग किया गया था। इसको मान्यता गवर्नमेंट ने दी थी उस टाइम, ठीक है। तो इसको लिख लीजिए और फिर आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, फटाक से नोट कर लीजिए। ओके दोस्तों, जो आपके थर्ड जो क्वेश्चन बोल दीजिए या बोल दीजिए इसको टेबल, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपके लिए लेकर आया हूं दोस्तों। तो जीव विज्ञान की शाखा और उसके जनक, क्वेश्चन इससे डेफिनेटली दोस्तों पूछा जाता है और अक्सर पूछा जाता है, ठीक है दोस्तों। तो देखिए, जंतु विज्ञान के जनक कौन है, इसको लिख लीजिए अरस्तु। वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफ्रास्टस। सूक्ष्म जीव विज्ञान के जनक लुई पाश्चर। लुई पाश्चर आप जान गए, जिन्होंने क्या दिया है, एक दी है पाश्चुरीकरण प्रोसेस, जो आप दूध में देखते हैं ना कि किस तरीके से सूक्ष्म जीवों से दूध की सुरक्षा होती है। उसको एक टेम्परेचर पर ले जाकर क्या करते हैं, एकदम से गर्म करते हैं, फिर उसको कुछ सेकंड या कुछ मिनट के लिए क्या करते हैं, फिर ठंडा कर देते हैं तुरंत। समझ रहे हैं आप, इस तरीके से होता है। 71 डिग्री सेल्सियस तक एकदम से ले जाकर उसको हीट करते हैं और फिर क्या करते हैं, या 10 सेकंड के लिए करते हैं, 10 सेकंड में बिल्कुल ठंडा कर देते हैं। तो वही प्रोसेस क्या है आपकी, पाश्चुरीकरण है। तो किसने दी है, लुई पाश्चर ने दी है, और उन्होंने ही दी किसमें, सूक्ष्म जीव विज्ञान, ठीक। तो सूक्ष्म जीव विज्ञान के जनक लुई पाश्चर। जीवाणु विज्ञान किसके हैं जनक, रॉबर्ट कोच। जीवाणु विज्ञान के जनक रॉबर्ट कोच है। रुधिर परिसंचरण तंत्र के जनक है आपके विलियम हार्वे। कोशिका विज्ञान के जनक है रॉबर्ट हुक कोशिका, ठीक है। और उत्परिवर्तन यानी कि म्यूटेशन, आपने म्यूटेशन थ्योरी सुनी होगी, ये किसने दी है, ये हर एग्जाम में आईएएस पीसीएस तक भी पूछा गया दोस्तों। उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया है, तो वो दिया है आपका ह्यूगो डी ब्रिज ने। रुधिर वर्ग जो आपका ब्लड ग्रुप है, ठीक है, जो आपका ब्लड ग्रुप है उसके जनक कौन है, ब्लड ग्रुप के, तो वो है आपके कार्ल लैंडस्टीनर। अनुवांशिकी, ठीक है, अनुवांशिकी जिसको हम लोग बोलते हैं जेनेटिक्स, ठीक है, जेनेटिक्स, अगर इंग्लिश में लिखे तो लिख लें। जेनेटिक्स के जनक कौन है, तो ग्रेगर जॉन मेंडल। वहीं पर जेनेटिक इंजीनियर, ठीक है, जेनेटिक इंजीनियरिंग, ठीक है। तो अभी मैंने आपको बताया था ना कि जेनेटिक इंजीनियरिंग का कितना बड़ा महत्व है। हम लोग फसल को क्या कर सकते हैं, उसकी क्वालिटी को बढ़ा सकते हैं, जिस तरीके से देखा गया इसमें बीटी ब्रिंजल में देखा गया, ठीक है दोस्तों। जेनेटिक इंजीनियरिंग के माध्यम से हम जीनों का स्थानांतरण कर सकते हैं एक पेड़ से दूसरे पेड़ में। तो उससे क्या होता है कि पैदावार आप बढ़ा सकते हो। आप क्या कर सकते हो, जैसे बाढ़ वगैरह आती है तो जो फसलें होती है नष्ट हो जाती है कई बार, तो आप बाढ़ रोधी फसलें भी बना सकते हो, किसके माध्यम से, जेनेटिक इंजीनियरिंग के माध्यम से, ठीक है। जैसे कि पेड़ पौधों में क्या होता है, कीड़े लग जाते हैं, आपने देखा होगा, तो क्या करते हैं, पूरी फसल को नुकसान पहुंचा देते हैं। तो आप उन कीड़ों से भी क्या कर सकते हो, बचा सकते हो। क्यों, क्योंकि आप जेनेटिक इंजीनियरिंग के माध्यम से आप ऐसे जीन्स डेवलप कर रहे हो जो उन जो कीट हैं उनको ये दूर भगा रहे हैं, ठीक है, उनको खाने से उनकी मृत्यु हो रही है। इस तरीके से आप समझिए। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग का अपने समाज में इसमें बहुत महत्व है, जिस तरीके से हमारे यहाँ की पॉपुलेशन बढ़ रही है, ठीक है दोस्तों। तो फोर्थ क्वेश्चन आपका है, फोर्थ दोस्तों क्वेश्चन जो है आपका, उसमें आपकी कृतियां और लेखक है दोस्तों, ठीक है। मैंने आपको पहले भी कराए हैं और फिर मैं करा रहा हूं, जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो उसमें आपकी है द फिलॉसफी ऑफ द बम, ठीक है, बम, द फिलॉसफी ऑफ द बम, ये किसने लिखी है, वो उसके लेखक है भगवती चरण बोगरा। इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू एंड आफ्टर, उसके हैं दुर्गादास, ठीक। इसी तरीके से द ड्रीमलैंड जो कि है लाला राम शरण दास। रन्स एंड ड्रीम्स, इसके लेखक हैं सुनील गावस्कर। गोरा हो गई आपकी गीतांजलि, इसी तरीके से क्रिसेंट मून भी है, वो किसने लिखी, रविन्द्रनाथ टैगोर। फिलहाल ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। इसी तरीके से इंडिया अनरेस्ट, ठीक, ये लिखा है वैलेंटाइन शिरोल ने, ठीक है दोस्तों। तो ये आपका फोर्थ है, इसको फटाक से नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको पांचवा भी करा दूं। इस पांचवें क्वेश्चन में दोस्तों आप करंट से रिलेटेड है, ठीक है दोस्तों, जुलाई का ये आपका करंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसको लिखा है। नई शिक्षा नीति को लागू करने वाला देश का पहला राज्य, आप सभी को पता होगा कि नई शिक्षा नीति गवर्नमेंट द्वारा बना दी गई है, ठीक है। तो इसको सबसे पहले किस राज्य ने लागू किया है, तो उसका आंसर है आपका उत्तराखंड। करंट में पूछ सकता है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर किसकी सरकार है इसमें, बीजेपी की, ठीक। तो क्वेश्चन क्या है, इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि जहां पर बीजेपी, आप जानते होंगे ना कि पार्टी से भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। अगर गवर्नमेंट जिसकी गवर्नमेंट है तो उस पार्टी से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, आप इस तरीके से समझिए। फिर वहां पर अन्य पार्टियों को क्वेश्चन नहीं जनरली पूछा जाता, ये एग्जामिनर का भी माइंडसेट होता है, इस तरीके से आप समझ लीजिए, ठीक है। तो नई शिक्षा नीति को लागू करने
वाला देश का पहला राज्य आपका कौन है, तो वो आपका है उत्तराखंड। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से आपके मैंने 5 क्वेश्चन इस ब्रह्मास्त्र सीरीज में दोस्तों कराए हैं। इसी तरीके से आप इस ब्रह्मास्त्र सीरीज को फटाफट देखते जाइए, याद करते जाइए, और आप देखिएगा जब आप एग्जाम देने जाएंगे तो इस ब्रह्मास्त्र सीरीज से आपको एक से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्रह्मास्त्र सीरीज में, जो कि आपकी रहेगी ब्रह्मास्त्र सीरीज पार्ट 5। ओके दोस्तों, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।